Hello students, कैसे हो आप सब? We come up with another video of this chapter and we have completed this chapter in 4 parts. So if you didn't watch yet those parts, please watch it out and check those videos first and then come to the back exercise video ताकि आपको easily clear हो सके और आप easily उसको समझ सके. So without wasting a further ado, let's get start the back exercise video. So इस वीडियो में हम fill in the blank से शुरू करेंगे. So सबसे पहले क्या है fill in the blanks. First is for a force to come into play, the two concerned bodies must dash with each other. तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो दो कंसर्न बॉडीज़ का आपस में क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए. सो मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर. इंटरैक्ट आएगा यहाँ पे. सेकेंड है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रोप. जब भी हमें रोप से क्या करना है, वेल से रोप के साथ वाटर को ऊपर की तरफ लेके आना है तो हम रोप को क्या करेंगे? पुल करेंगे, उसको खींचेंगे. अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक अनबैलेंस्ड फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो वो उसकी क्या चेंज करेगा? डैश एंड डैश. वो उसकी स्पीड को चेंज करेगा और उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन. फोर्थ पे चलते हैं. गेम ऑफ क्रिकेट आपने देखा ही होगा. जब बेल्स फॉल होती हैं, जब बॉल स्ट्राइक करता है उनके ऊपर, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. तो वो कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल है? दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि उसके अंदर दो बॉडीज़ इंटरेक्शन में आए हैं, डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हैं, तब जाके फोर्स अप्लाई हुआ है. ठीक है. फिफ्थ है ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है रेजिंग आर बॉडी हेयर व्हेन वी ट्राई टू टेक ऑफ अ सिंथेटिक शर्ट इन ड्राई वेदर कंडीशंस इज एन डैश फोर्स. तो वो कौन सा फोर्स है? दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स. सिक्स्थ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश एज वी मूव टूवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है जब भी हम हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे. सो फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ट्रू. A force has to be specified both in terms of its magnitude as well as its direction. True. फ्रिक्शनल फोर्स एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. फॉल्स. एक गैस फिल्ड है बलून जो ऊपर मूव करता है. द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दैट इज द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो वी राइट हेयर फॉल्स. Fifth is we can reduce the pressure of a given force by increasing the area over which the force acts. Yes, true statement. Inside a bottle filled with water, pressure is least at the bottom and greatest at the surface of water. False. अब हम चलते हैं सी पार्ट पे. दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट इज व्हेन टू फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो इक्वल और अपोजिट होगा, तब वो फोर्सेस जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट बट मे कोज अ चेंज इन इट्स शेप. द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वेल नोन फोर्सेज. यहाँ पे गिवन है ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी मस्कुलर फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स एंड डी इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो आउट ऑफ दीज आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सा है. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसमें से क्या है? बी और डी है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. सो अब थर्ड पे चलते हैं. रोहिणी इज पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ. तो रोहिणी पुश करने की कोशिश कर रही है एक बॉक्स को टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन जिसका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ है. तो उसको हेल्प करने के लिए बॉक्स ताकि फास्ट मूव करे सेम डायरेक्शन में, तो उसकी फ्रेंड क्या करेगी? उसकी फ्रेंड को क्या करना चाहिए? सो पुल द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ. तो उसकी जो फ्रेंड है उसको भी क्या करना चाहिए? बॉक्स को पुल करना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में जिसका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ होगा. अब फोर्थ पे चलते हैं. एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिलअप है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस कंटेनर के हिसाब से. हम बताएंगे इसमें कि जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़
pressure at C is greater than pressure at B than pressure at A। तो प्रेशर सी देखो सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर बी प्रेजेंट है और उसके ऊपर ए प्रेजेंट है, तो ए का सबसे कम होगा, बी का उससे ज़्यादा और सी का सबसे ज़्यादा। अब चलते हैं फिफ्थ पे। एन एम्प्टी बॉटल हैज़ टू बी प्लेस ऑन अ टेबल। एक एम्प्टी मेटल बॉटल को हमें टेबल पे प्लेस करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर सरफेस ऑफ बॉटल पे अप्लाई कर सके या एग्जर्ट कर सके। सो उसके लिए हमें बॉटल को किस पोजीशन में लगाना होगा, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे 3 पोजीशंस गिवन है, तो आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन में हम ऐसे बॉटल को सेट करें कि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर दे, तो दैट विल बी पोजीशन बी। सिक्स्थ है व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर। जब भी हम बल्ब ऑफ ड्रॉपर को प्रेस करते हैं उसकी नोज़ल के साथ केप्ट अंडर वाटर, एयर जो ड्रॉपर के अंदर होती है वो सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और अगर हम रिलीज़ कर देते हैं तो वाटर फिल्ड हो जाते हैं ड्रॉपर के अंदर। और राइज ऑफ वाटर ड्रॉपर के अंदर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। अब सेवेंथ है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन रेक्टेंगुलर बॉक्स की है 100, 50 एंड 20, और उस बॉक्स को हमें ग्राउंड पे रखना है 3 डिफरेंट वेज में 1 बाय 1। तो हमें कौन सी स्टेटमेंट्स देखनी है कि करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस बॉक्स ऑन द ग्राउंड। सो प्रेशर एक्सर्टेड इज मैक्सिमम व्हेन द ब्रेड्थ एंड हाइट साइड्स फ्रॉम द बेस। सो प्रेशर एक्सर्ट जब होगा जब ब्रेड्थ और हाइट साइड्स फॉर्म करेंगी बेस को, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं डी ऑप्शन पे, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई करना है एजेंट को जो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, या फिर आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट इफेक्ट का उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट में है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो जब हम एक नींबू को निचोड़ते हैं, स्क्वीज मतलब निचोड़ना, लेमन मीन्स नींबू, हमारी फिंगर्स के बीच में उसका जूस निकालने के लिए हम उसको निचोड़ते हैं, तो वो क्या है, एजेंट ऑफ फोर्स हमारी फिंगर्स का लग रहा है और इफेक्ट चेंज हो रहा है उसकी शेप के अंदर, ठीक है। सो पर्सन डिवाइडिंग इनटू अ स्विमिंग पूल, एक पर्सन डाइव कर रहा है स्विमिंग पूल के अंदर, तो एजेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, पर्सन की मसल्स का होगा और चेंज उसकी मोशन में होगा, ठीक है। सो चेंज होगा मोशन में, और फर्स्ट वाले में किस में चेंज होगा, दैट विल बी इन चेंज इन शेप। अ लेबरर मूविंग अ लोडेड कार्ट, तो लेबर जो वर्क कर रहा है वो कार्ट को लोड कर रहा है, ठीक है, उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो एजेंट ऑफ फोर्स होगा लेबरर का और इफेक्ट होगा उसके मोशन ऑफ कार्ट के अंदर, दैट विल बी इन मोशन ऑफ कार्ट। अब चलते हैं डी पे, कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। कार रेस्ट स्टेज पे आ गई जब उसका इंजन बंद होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एजेंट ऑफ फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का फ्रॉम रोड और इफेक्ट चेंज होगा उसके मोशन में, दैट विल बी चेंज इन मोशन। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर अ बार केप्ट एट अ सर्टेन हाइट, तो एक एथलीट हाई जंप कर रहा है, तो इफेक्ट होगा उसकी मसल्स का, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मसल्स एंड इफेक्ट इज जो इफेक्ट होगा दैट विल बी इन चेंज इन मोशन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट नॉन ज़ीरो फोर्स, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा? नो, बिकॉज नेट नॉन ज़ीरो फोर्स जो होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, सो स्पीड मस्ट बी चेंजिंग, स्पीड चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है, दैट इज़ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है टैबुलर फॉर्म में ताकि आप इजीली इसको लिख सको और इजीली इसको लर्न कर सको। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, जब रिजल्टेंट 2 और मोर फोर्सेस का ज़ीरो नेट ज़ीरो होता है तो उसको हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं।
और वहीं अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तब रिजल्टेंट जो होता है टू या मोर फोर्सेस का जब बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। उसका जो नेट ज़ीरो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, दैट विल बी नेगेटिव ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस चेंज शेप, स्टेट, मोशन, इन सब को चेंज नहीं करते, वो शेप साइज को चेंज करते हैं, ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है, वो चेंज करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एज वेल एज साइज, शेप एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब सेकेंड में क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में डिफरेंस। सो वैसे ही हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। और वहीं अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस जो जिसमें ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट विल बी आर फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है जब भी हम बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड को क्या हो जाता है, व्हाट हैपन्स टू इट्स स्पीड व्हाइल इट इज़ गोइंग अप एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको इसका आंसर रीज़न के साथ बताना है। तो अगर जब हम बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड में क्या चेंज होगा, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है, ताकि बॉल नीचे आए और उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर दे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिगर शोज अ मैन विद अ पैराशूट। हमें यहाँ पे पिक्चर में गिवन है एक पर्सन है, उसने पैराशूट को कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब हम ए पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट इज नेम द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन। तो एक फोर्स बताना है जो उसके डाउनवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बी देख लेते हैं, विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट, एक्सप्लेन। अगर उसके पास पैराशूट नहीं होगा तो क्या पर्सन जो पैराशूट के साथ हैंग हुआ है उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, नहीं, क्योंकि जो पैराशूट है वो वेरी लार्ज एयर रेजिस्टेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है विच डिक्रीज इज द स्पीड, जो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। सो अगर वो विदाउट पैराशूट के साथ आएगा तो मैन विल कम विथ ग्रेटर स्पीड। सिक्स्थ में क्या है, हाउ वुड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑन एन एरिया चेंज इफ। तो अगर एरिया को अगर हम डबल कर दें कीपिंग द थ्रस्ट कांस्टेंट तो क्या होगा, तो अगर एरिया डबल कर दिया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा हाफ, देन प्रेशर reduced to हाफ। एंड सेकेंड में पूछा है अगर थ्रस्ट को डबल कर दे एरिया को कांस्टेंट रख के, सो प्रेशर बिकम्स डबल, प्रेशर डबल हो जाएगा। when will a diver experience a greater pressure, ग्रेट प्रेशर को कब एक्सपीरियंस करेगा, वो 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर में जाके या 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर में जाके, तो उसका आपको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। सो अगर 200 सेंटीमीटर में जो वो डाइव करेगा डाइवर, तो विल एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर, वो ग्रेटर प्रेशर को एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज़ होता रहता है डेप्थ के साथ, जितना नीचे हम जाएंगे, जितना डेप्थ में हम जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सो इसीलिए इसका आंसर क्या है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। सो फर्स्ट इज डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या है, वो फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। इज इट नेसेसरी फॉर द टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर अ फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम। क्या ये ज़रूरी है कि दो बॉडीज़ या दो ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है जब भी ये फोर्स को एग्जिस्ट करना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है,
ठीक है, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। चलो अब हम सेकंड पे चलते हैं। स्टेट 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। आपको इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के 3 इफ़ेक्ट्स बताने हैं और सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैं इसके सिर्फ आपको इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ, आप इसका एग्जाम्पल खुद लिख लेना। दैट इज़ फर्स्ट करता है, चेंज करता है ये, फर्स्ट इज चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट करता है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज। सेकंड है चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और शेप को चेंज करता है। तो ये इसके 3 इफेक्ट्स हैं। इसके एग्जांपल्स आपको इनके अकॉर्डिंग लिखने हैं। थर्ड पे चलते हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट इज स्नो शूज़ आर मोर इफेक्टिव दैन ऑर्डिनरी शूज़ फॉर वॉकिंग ऑन स्नो। जब स्नो शूज़, जब भी हम कहीं स्नो वाले इलाके में जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो स्नो शूज़ को ही हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्यों इफ़ेक्टिव हैं वो ऑर्डिनरी शूज़ से फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या है, स्नो शूज़ इफ़ेक्टिव क्यों हैं फॉर वॉकिंग ऑन स्नो। क्यों? स्नो शूज़ जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ब्रॉडर होते हैं देन ऑर्डिनरी शूज़। एज वी नो दैट प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, जिसका मतलब है अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। सो इसीलिए बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लार्ज सरफेस एरिया पे, और उनको वॉक करने में इफ़ेक्टिव होते हैं स्नो के ऊपर, तो इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं। अब थर्ड का हमने ए कर लिया, अब हम बी देखते हैं क्या पूछा है कि पोर्टर्स प्लेस करते हैं लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ को ऑन देयर हेड्स व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स। तो पोर्टर्स जब भी एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ को कैरी करते हैं अपने हेड पे, जब भी वो हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सो इसका आंसर क्या होगा? पोर्टर्स प्लेस अ लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इंक्रीज हो जाता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लोड विद देयर हेड्स, और एज वी नो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो प्रेशर ऑन देयर हेड्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सी पे। अ शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन अ ब्लंट नाइफ। क्योंकि वो आगे से, जो ब्लंट नाइफ होता है वो आगे से कर्वी होता है, और जो शार्प नाइफ होता है वो इजीली कट कर देता है। लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है हमारे पास, दैट इज़ अगर एरिया शार्प नाइफ का लेस होगा देन द ब्लंट नाइफ, तो इसीलिए वो इंक्रीज़ कर देता है प्रेशर वाइल कटिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो शार्प नाइफ कट करता है मोर इफेक्टिवली देन द ब्लंट नाइफ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ डी। स्कूल बैग्स वाइड स्ट्रैप से बनते हैं, तो अगर वाइड स्ट्रैप्स हैं इसका मतलब क्या है? प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, इट इज़ मच ईजियर टू बर्स्ट एन इन्फ्लेटेड बलून विद अ नीडल देन डायरेक्टली विद अ फिंगर। तो ये बहुत ईजी है कि हम इन्फ्लेटेड बलून, मतलब जो हवा भरी हुई बलून होता है, उसको अगर हम बर्स्ट करते हैं तो नीडल से वो जल्दी बर्स्ट हो जाता है देन डायरेक्टली विद द फिंगर। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए वो जल्दी बर्स्ट हो जाता है। माउंटेनियर्स में सफ़र फ्रॉम नोज़ ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए नोज़ ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। एयरप्लेन्स हैव प्रेशराइज्ड कैबिन्स फॉर पैसेंजर सेफ्टी वाइल फ्लाइंग हाई इन द एटमॉस्फेयर। तो एयरप्लेन्स के अंदर प्रेशराइज्ड कैबिन्स होते हैं ताकि वो पैसेंजर की सेफ्टी कर सकें वाइल फ्लाइंग हाई इन द एटमॉस्फेयर, जब भी वो फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 2 रोड्स हैं हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, ऑफ द सेम वेट की हैं, इक्वल लेंथ की है, लेकिन डिफरेंट थिकनेस है। सो अ बॉय वाइल प्लेइंग विद देम ऑन अ बीच held them vertically on the surface of sand as shown in the figure. So which one of them will sink less and explain? तो इसका आंसर क्या होगा? हमें पता है कि प्रेशर वेरी करता है डायरेक्टली विद द थ्रस्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं।
सो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए स्मॉल एरिया पे वुड रिजल्ट ग्रेट प्रेशर। तो इसलिए रोड बी जो होगी वो सिंक लेस करेगी देन द रोड ए। इट इज़ बिकॉज रोड बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 होल्स यहाँ पे ए बी सी हमें शोन है, ए बी एंड सी। ये एक एम्प्टी कैन के ऊपर डिफरेंट लेवल्स पे बनाए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है। सो दे आर टेम्परली क्लोज विद एन अधेसिव टेप के साथ हमने उसको क्लोज किया हुआ है। द कैन इज़ नाउ फिल्ड विद वाटर, उसको हमने फिल कर दिया वाटर के साथ। ठीक है। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द टेप ऑन ऑल ऑफ देम इज पुल्ड आउट, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन से में क्या जो पॉइंट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी कौन से वाले पॉइंट में से आएगा। So water will start coming out of these 3 holes. Water from the hole A will go to the maximum distance because pressure highest होता है bottom side पे, और water from the hole C will go to the least distance because of the least pressure. ठीक है, अब आपको समझ आया। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या है, मेक 2 tiny holes of the same size at equal heights from the bottom in a plastic bottle, जैसे कि आपको दिख रहा है A और B। कवर देम और फिल द बॉटल विद वाटर, लेट द कवर्स बी नाउ रिमूव्ड। अब आपको ऑब्जर्वेशंस को बताना है और रिजल्टिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। सो इसका आंसर होगा एज अ होल सेम हाइट पे है, सो वाटर जब उसमें से बाहर आएगा तो वो सेम डिस्टेंस पे ही जाएगा बिकॉज ऑफ द सेम प्रेशर ऑन बोथ द वॉल्स ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज सेवेंथ, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसको बताना है अच्छे से। एंड टू चेंजेस इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या चेंज इन टेम्परेचर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंज होता है। सो विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि एयर कॉलम भी डिक्रीज होता है। सो येस, चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑटोमेटिकली चेंज होगा, विच इज़ मेनली ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच कॉजेज विंड्स टू फ्लो। जिसका क्या कारण है, विच इज़ मेनली वो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से विंड्स फ्लो करती हैं, विच कॉजेज विंड्स टू फ्लो। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसकी बैक एक्सरसाइज भी कर ली है हमने और 4 पार्ट्स में इसकी वीडियोस हैं, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हैं प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस ऑल्सो एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and share as much as you can and comment, and if you have any query, and most importantly you have to subscribe my YouTube channel Suhani Science Classes for more such related videos, and thank you so much.